हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है तुलनात्मक राजनीति। पॉलिटिकल साइंस का ये बहुत ही फेमस टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति। इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जब आप नेट स्लेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, और ख़ास करके तब जब आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में दे रहे हो। तो तुलनात्मक राजनीति के सारे MCQ क्वेश्चन हम इसमें बताएंगे। इसीलिए आपको अगर कोई मटेरियल उपलब्ध नहीं है तो आप इस मटेरियल को याद कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और सुन कर भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा विषय, तुलनात्मक राजनीति का उद्भव, प्रकृति और विषय क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति का एक अनुशासन के रूप में उद्भव, प्रकृति और विषय क्षेत्र। तुलनात्मक सरकार राज्यों, उनकी संस्थाओं व सरकारों के कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन है, जिसमें राज्य क्रिया से अत्यधिक निकट का संबंध रखने वाले सहायक समूहों, राजनीतिक दल व दबाव समूहों का भी अध्ययन है। यह किसका कथन है? J.K. रॉबर्ट का यह कथन है। नेक्स्ट, तुलनात्मक सरकार वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का तुलनात्मक अध्ययन है। किसका कथन है? जिन ब्लेंडमैन का यह कथन है। नेक्स्ट, तुलनात्मक राजनीति बृहत्तर क्षेत्र का संकेत है, जिसमें तुलनात्मक सरकारों व गैर शासकीय राजनीति, कबीलों, संप्रदायों व गैर राजकीय संगठनों की राजनीति का भी अध्ययन किया जाता है। यह किसका कथन है? J.K. रॉबर्ट्स का यह कथन है। निम्न में से तुलनात्मक राजनीति किससे भिन्न है? उपरोक्त सभी से भिन्न है, जिसमें आएगा तुलनात्मक सरकार, तुलनात्मक पद्धति, तुलनात्मक विश्लेषण। निम्न में से तुलनात्मक राजनीति किससे भिन्न है? तो ये तीनों से भिन्न है। तुलनात्मक राजनीति में अधिक आधारभूत समस्या इसकी उचित और तर्कसंग सीमाओं की है। किसका कथन है? J.K. रॉबर्ट्स का कथन है कि तुलनात्मक राजनीति में अधिक आधारभूत समस्या इसकी उचित और तर्कसंग सीमाओं की है। तुलनात्मक राजनीति को राजनीति व्यवहारवादी अध्ययनों का अंध महाद्वीप किसने कहा है? तो ये अंध महाद्वीप किसने कहा है? स्पेंगलर। तुलनात्मक राजनीति सरकार के विविध प्रकारों व विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। कौन बोलता है? फ्रीडमैन बोलता है। यह निम्न में से सबसे पहले किस राजनीतिक विचारक ने तुलनात्मक राजनीति का प्रयोग किया? यह IMP क्वेश्चन है। अरस्तु ने किया है। यह क्वेश्चन, इसका मूल्य की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही भारी बनता है, इसीलिए यह IMP है। तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान व तुलनात्मक व्याख्यान है जो राजनीतिक कार्यों व उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। यह किसका कथन है? राल्फ बेबनती का कथन है। नेक्स्ट, तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं, कार्यविधि व राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। यह कथन M. कर्टिस का है। M. कर्टिस। यह इसमें जो पेंसिल से लाइन किया हुआ है ना, वही राइट है। नेक्स्ट, निम्न में से आज के समय में तुलनात्मक राजनीति की क्या स्थिति है? प्रहार के दौर में आज के समय में राजनीति है। निम्न में से किस प्रकार से तुलनात्मक राजनीति की तुलना की जा सकती है? A और B दोनों। इसमें आएगा समकालीन तुलनाएं और ऐतिहासिक तुलनाएं, ये दोनों इसमें आएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसको तुलनात्मक राजनीति का कानूनी दृष्टिकोण कहा गया है? परंपरागत राजनीति को कानूनी दृष्टिकोण कहा गया है, जबकि आधारभूत दृष्टिकोण से तुलनात्मक राजनीति का संबंध सरकार की संरचना से होना चाहिए, पर साथ ही इसका संबंध व्यवहार के निश्चित प्रतिमानों व आचरणों से भी होना चाहिए, क्योंकि वे सरकार की सजीव संरचना के अभिन्न अंग है। किसका कथन है? जीन ब्लंडेन का कथन है। नेक्स्ट, तुलनात्मक राजनीति को विविध स्तरीय खोजबीन
और विविध स्तरीय विश्लेषण है। किसने कहा? यह कथन किसका है? पर्जवोर्स्की और ट्यून। पर्जवोर्स्की एंड ट्यून का यह कथन है कि तुलनात्मक राजनीति को विविध स्तरीय खोजबीन और विविध स्तरीय विश्लेषण है। नेक्स्ट, तुलनात्मक राजनीति में क्रांति का आरंभ अनेक साहसी सिद्धांतों के कारण हुआ। यह किसने कहा? सिडनी वर्बा ने कहा कि तुलनात्मक राजनीति में क्रांति का आरंभ अनेक साहसिक सिद्धांतों के कारण हुआ। निम्न में से कौन तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में सम्मिलित है? राजनीतिक क्षेत्र में सम्मिलित है। उपरोक्त सभी ये राजनीतिक क्षेत्र में सम्मिलित है। राजनीतिक संरचनाएं, राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट, इस प्रकार यह बात कि तुलनात्मक राजनीति कुछ नहीं है, गलत है, साबित हो गया और उसका प्रतिपक्षी दावा कि यह सब कुछ है संशोधित हो गया। मतलब कि राजनीति कुछ नहीं है, यह गलत साबित हो गया और वही सब कुछ है, यह संशोधित हो गया। यह किसने कहा? कोलमैन ने कहा। अभी हम नया टॉपिक पे आ रहे हैं, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तुलनात्मक, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक व्यवस्था और मार्क्स देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन का आरंभ किससे शुरू होता है? अरस्तु से शुरू होता है। अरस्तु ने करीब संविधान का अध्ययन किया। कितने संविधान का अध्ययन किया? तो 158 संविधान का अरस्तु ने संशोधन किया, संविधान का अध्ययन किया और उसके बाद में उन्होंने संविधान के बारे में तुलनात्मक अपने विचार रखे। निम्न में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप है? उपरोक्त सभी परंपरागत, समकालीन, आधुनिक यह राजनीति के स्वरूप है। तुलनात्मक राजनीति के एक उपागम को दूसरे से भिन्न दिखाने के लिए हम निम्न में से किस प्रकार का अध्ययन कर सकते हैं? उपरोक्त सभी आएगा इसमें कौन कौन से अध्ययन कर सकते हैं? अध्ययनों के दृष्टिकोण का आधार ले सकते हैं, अध्ययन क्षेत्र का आधार ले सकते हैं और विश्लेषण पद्धतियों का आधार भी ले सकते हैं और अध्ययन उद्देश्य का आधार हम ले सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थन में कौन है? तो समर्थक में ये तीनों हैं, बार्कर, हरमन, फाइनर, लास्की, ये तीनों समर्थन में है। अब तक के तुलनात्मक अध्ययन केवल नाम मात्र से ही तुलनात्मक थे। किसका कथन है? राइसी मैक्रिडिस का यह कथन है कि अब तक के तुलनात्मक अध्ययन केवल नाम मात्र से ही तुलनात्मक थे। निम्न में से परंपरागत तुलनात्मक अध्ययन की कौन सी आदर्शात्मक मान्यता है? आदर्शात्मक मान्यता ये और भी दोनों है। लोकतंत्र श्रेष्ठ शासन है और दो दल पद्धति श्रेष्ठ है। यह परंपरागत अध्ययन की आदर्श मान्यता रही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी आधारभूत विशेषता मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण है? मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी ये मार्क्सवादी और लेनिनवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। प्रत्यय स्थापित करना, संगठित पद्धति, ऐतिहासिक गत्यात्मकता, सामाजिक प्रासंगिकता, यह चारों आधारभूत विश्लेषणात्मक मार्क्स की लेनिनवादी दृष्टिकोण है। निम्न में से कौन सी मान्यता विशेषताएं मार्क्सवादी दृष्टिकोण की है? उसमें आएगा ई, ऊपर से सभी। राज्य की औपचारिक संरचनाओं को अति अल्प महत्व देना, यथार्थवादी अभिमुखीकरण करना, सामान्यवादी अभिमुखीकरण करना और अंतःशास्त्रीय अभिमुखीकरण करना, यह चारों विशेषताएं जो है राजनीति की औपचारिक संरचनाओं को अति अल्प महत्व देना, यथार्थवादी अभिमुखीकरण को समर्थन देना, साम्यवादी अभिमुखीकरण को समर्थन देना, अंतःशास्त्रीय अभिमुखी को समर्थन देना, यह चारों जो विचारें हैं वो सामान्य विशेषताएं हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण की। नेक्स्ट, कौन सा उपागम राज्य की औपचारिक संस्थाओं को कम महत्व देता है? मार्क्सवादी। तुलनात्मक राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण निम्न में से किस पर आधारित है? उपरोक्त सभी, इसमें ये चारों आएंगे।
उस उपरोक्त सभी इसमें तीनों आएंगे। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। एप्टर के व्यवस्था विश्लेषण अध्ययन के केंद्र बिंदु निम्न में से कौन से राज्य है? तो एप्टर के अध्ययन के केंद्र बिंदु में यह राज्य, अफ्रीका के परंपरावादी राज्य केंद्र बिंदु में एप्टर के है विचारों में। नेक्स्ट, राजनीतिक व्यवस्था से इसके अंगों की आत्मनिर्भरता और इसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है। यह कौन बोलता है? आमंड एंड पॉवेल बोलता है। नेक्स्ट, तुलनात्मक राजनीति आधुनिक उपागम की निम्न में से कौन सी विशेषता है? उपरोक्त सभी, जिसमें आएगा अधिकांश, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक, व्याख्यानात्मक, व्यवहारवादी। ये तीनों तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम की विशेषताएं हैं। निम्न में से कौन आधुनिक उपागम की विशेषता नहीं है? चलिए, ऊपर हमने है तो देख लिया, अभी नहीं है में कौन कौन से आएंगे? ये तीनों आएंगे। विशेष क्षेत्र में व्यापकता, व्यवस्था अभिमुखी, सामाजिक संदर्भता, ये तीनों आधुनिक उपागम के विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपागम आधुनिक उपागम का अंग है? राजनीति विकास ये आधुनिक उपागम का अंग है। नेक्स्ट, इसमें ये नहीं आएगा, उपरोक्त सभी आएंगे। राजनीति विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीति संस्कृति, यह तीनों निम्न में से कौन सा आधुनिक उपागम का अंग है? तो ये तीनों आएंगे। राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, ये तीनों आएंगे। नेक्स्ट, ईस्टर्न ने एक राजनीतिक व्यवस्था की सक्रियता को प्राप्त करने वाले किन घटनाओं की चर्चा की? चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, जिसमें आएगा राजनीतिक व्यवस्था के निवेश, मांगों का रूपांतरण, राजनीतिक व्यवस्था के निरंगत। नेक्स्ट, परंपरावादी तुलनात्मक राजनीति अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डालने तक ही सीमित रही और व्यवस्थित तुलनात्मक विश्लेषण मात्र का ही था। यह किसका कथन है? आमंड एंड पॉवेल का यह कथन है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व निम्न में से कौन सा उपागम अधिक प्रचलित था? परंपरागत राजनीति विचार। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व अधिक प्रचलित विचार यह परंपरागत राजनीति था, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले। ठीक है, निम्न में से कौन सी विशेषता तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की नहीं है पूछा गया है। तो इसमें आएगा डी, विश्लेषणात्मक राजनीति का जो विश्लेषणात्मक रूप है वो तुलनात्मक राजनीति की विशेषता नहीं है। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की प्रमुख विधि कौन सी है? तो उपरोक्त सभी तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख विधि है संरूपण पद्धति, दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति। ये सारी पद्धतियां तुलनात्मक राजनीति की परंपरागत उपागम प्रविधियां है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन तुलनात्मक राजनीति में विकासशील देशों के अध्ययन पर जोर नहीं देता है पूछा गया है कि तुलनात्मक राजनीति में विकासशील देशों के अध्ययन पर जोर नहीं देता है। इसमें आएगा परंपरावादी जो है वो तुलनात्मक राजनीति के विकासशील देश जो हैं उसके अध्ययन पर जोर नहीं देता है। नेक्स्ट, राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं के आधार पर व्याख्यान कौन करता है? राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं के आधार पर व्याख्यान आमंड करता है। नेक्स्ट, निम्न में से संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम के प्रमुख तथ्य है। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम के प्रमुख तथ्य कौन से हैं? तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी, जिसमें आएगा किसी व्यवस्था में कौन से आधारभूत प्रकार्य पूरे किए जाते हैं, यह प्रकार्य किन संरचनाओं द्वारा पूरे होते हैं, यह प्रकार्य किन परिस्थितियों में पूरे किए जाते हैं, यह तीनों आएगा। नेक्स्ट, राजनीतिक विश्लेषणों में अनेक भ्रमों और कठिनाइयों का उस अवस्था में स्वतः ही समाधान हो जाएगा
जब हम राजनीतिक व्यवस्थाओं की संरचनाओं पर भी उतना ही ध्यान देंगे जितना हम उनके प्रकार्यात्मक पक्षों पर देते हैं। लापा लोम्बारा का कथन है उपरोक्त। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के फलस्वरूप संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण अस्तित्व में आया। यह किसका कथन है? एलन बाल का यह कथन है। जहां ईस्टन ने निवेश के 3 रूप बताए हैं, वहीं आमंड ने निवेश के 4 रूप बताए हैं। आमंड ने निवेश के कितने रूप बताए हैं? 4 रूप बताए हैं। निम्न में से किस उपागम में विश्लेषण पद्धति का अभाव है? विश्लेषण पद्धति का अभाव परंपरागत पद्धति में है। निम्न में से कौन सा उपागम व्यवस्था उपागम का एक मॉडल है? संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम व्यवस्था उपागम का एक मॉडल है। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीति व्यवस्था कितने प्रकार के कार्यों को करती है? 4 प्रकार के कार्यों को करती है एक राजनीतिक व्यवस्था। तो आज के लिए इतना ही। तुलनात्मक राजनीति के अन्य क्वेश्चन और आंसर भी हम इसके साथ समाविष्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए डॉक्टर AR यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना और अपने आसपास के सारे लोगों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।